नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1। तो देखिए जो जीएसटीआर 1 का यूज़ किया जाता है वो सेल के यूज़ के लिए किया जाता है, लेकिन जब आप इसे डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? ऐसा डीलर जिसके पास नॉर्मल स्कीम का जीएसटी नंबर है। जैसे कि आपको पता है जब आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर दो टाइप पूछता है, आपको नॉर्मल लेना है या कंपोजिशन। तो ये जो जीएसटी 1 का फॉर्म है किसके लिए है? नॉर्मल यानी कि रेगुलर स्कीम का जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसे प्रत्येक मंथ या क्वार्टर में जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है, या तो वो मंथली रिटर्न फाइल करेगा या क्वार्टरली मोड पर रिटर्न फाइल करेगा, तो उसे जीएसटी 1 का रिटर्न फाइल करना होगा। यदि कोई सेल नहीं है तो भी उसको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होगी। तो भी यहाँ पर नोट में मेंशन किया है जीएसटी 1 जो रिटर्न है वह कौन करेगा? जो नॉर्मल स्कीम का डीलर है। और किसके एंगेंस्ट में करेगा? सेल के एंगेंस्ट में, यानी कि सेल होगा तो फाइल रिटर्न करेगा, नहीं भी होगा तो भी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। जीएसटी 1 में हमें प्रत्येक बिल की डिटेल शो करनी होती है, चाहे वो B2B हो या B2C हो या B2CL हो। आपको पता है कई तरह की सेल हम करते हैं, जितनी तरह की सेल होगी वो सब जीएसटी 1 में फाइल करनी होगी। और जीएसटी 1 रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता, जो जीएसटी 1 है वो रिवाइज नहीं किया जा सकता। अगर आपका रिटर्न गलत चला गया है तो आप उसे पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे, बट इस मंथ या क्वार्टर में आपसे गलती हो गई है तो उसे आप नेक्स्ट रिटर्न में अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसे रिवाइज नहीं कर सकते। समझे दोस्तों? मतलब आप जीएसटी 1 को एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, नेक्स्ट रिटर्न में आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जीएसटीआर 2A फॉर परचेजर। ये जो रिटर्न है किसके लिए है? फॉर परचेजर। तो ऐसे इससे क्या पता चलता है? ये परचेजर के लिए है और रिकंसाइल करने के लिए परचेजर को दी जाती है कि जो भी सेलर जीएसटी 1 में परचेजर को शो करेगा B2B में, ऑटो पॉपुलेट होकर कहाँ दिखेगा? जीएसटीआर 2A में। ऐसा डीलर जिसके पास नॉर्मल स्कीम का जीएसटी नंबर है, यानी कि ये रेगुलर डीलर है। रेगुलर डीलर तो है, लेकिन इसके पास कौन सी स्कीम का रजिस्ट्रेशन है? नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं रेगुलर। और उसने अपने जैसे ही किसी डीलर से गुड या सर्विस को परचेज किया है, तो उसने गुड या सर्विस के साथ जीएसटी भी उस डीलर को पे किया होगा, तो उसका मैच करने के लिए वह जीएसटीआर 2 का प्रयोग करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जीएसटीआर 2A जो है वो रिसिपिएंट के लिए है। किसके लिए? रिसिपिएंट के लिए है, यानी कि उसने सेम अपने जैसे डीलर, क्योंकि उसके पास नॉर्मल स्कीम का जीएसटी नंबर है तो उसे भी आईटीसी क्लेम करना है, तो उसने सामने वाले डीलर को माल परचेज किया तो सामने वाले डीलर ने उसे जीएसटी 1 में शो किया होगा, तो दूसरी वाली पार्टी को कहाँ दिखेगा? वो जीएसटीआर 2A में। उसने कहाँ दिखाया? B2B में। और सामने वाली पार्टी को कहाँ मिलेगा? वो जीएसटीआर 2A में। इससे ये पता चल जाएगा जिससे सामने वाले से माल लिया है उसने उसी रिटर्न में शो कर दिया है। जीएसटीआर 2A रिटर्न पीरियड अपलोड नहीं करना होता है, ये केवल रिसिपेंट को मैच करने के लिए दिया जाता है।
अब बात करते हैं हम GSTR 2B फॉर ITC। जो GSTR 2B है ये अपने पोर्टल पर देखा होगा ये किस तरह GSTR 2B फॉर ITC का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि आपको पता है कि जब आप GSTR 3B का रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो उसमें ऑटो पॉपुलेटेड करके ITC आपको दिख जाता है। तो वो कहाँ से उठकर आता है, आपका GSTR 2B से। तो GST के अनुसार हम अपने हिसाब से ITC को क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर GST का लॉ कहता है कि GST 2B में आपका ITC आता है, आपको उतना ही ITC क्लेम करना है। कोई भी रजिस्टर्ड डीलर अपने हिसाब से ITC क्लेम नहीं कर सकता। GSTR 2B में जितना ITC दिखेगा या फिर उसका 5% अधिक ही ITC क्लेम किया जा सकता है। तो ये फॉर्म ITC क्लेम करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जितना ITC यहाँ दिखेगा उतना ही ऑटोमेटिकली GSTR 3B में ITC वाले कॉलम में दिखेगा। अब हम बात करते हैं GSTR 3B। GSTR 3B इस रिटर्न में आपको अपनी टोटल सेल की समरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की समरी फाइल करनी होती है। जो भी नॉर्मल स्कीम का GST नंबर लिया होता है उसे सबसे पहले GSTR 1 का रिटर्न फाइल करना होगा। जब वो GSTR 1 की रिटर्न फाइल करता है तो उसका ही डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर कहाँ आता है, GSTR 3B में। जो भी उससे सेल दिखाता है उस टोटल सेल का समरी GSTR 3B में आ जाता है और GSTR 2A का इनपुट क्रेडिट ऑटो पॉपुलेटेड होकर GSTR 3B में आ जाता है। तो इससे मैनुअली कुछ नहीं करना होता। यदि आपका ITC अधिक है तो आपने आउटपुट से सेट ऑफ करने के बाद रिटर्न को अपलोड कर दिया जाता है। यदि आपका आउटपुट ज़्यादा है तो आपको कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करके आउटपुट से सेट ऑफ करने के बाद अपलोड कर दिया जाता है। बेसिकली GSTR 1 और GSTR 3B ये दोनों ही नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। बाकी GSTR 2A और GSTR 2B आपको रिकंसिलिएशन के लिए दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं CMP 08। यह रिटर्न उस व्यापारी के लिए है जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का नंबर लिया है। यह रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाती है। पहले तो हम बात कर रहे थे वो था जिसने नॉर्मल नंबर लिया हुआ है और ये कंपोजिशन के लिए है। इसमें आपको ITC नहीं मिलता है। इसमें आपको अपनी क्वार्टरली सेल का 1% टैक्स डिपॉजिट करके 0.5% CGST और 0.5% SGST में जमा करके रिटर्न सबमिट कर दी जाती है। जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ होती है वही कंपोजिशन स्कीम में GST नंबर ले सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट GSTR 4। तो ये जो GSTR 4 मतलब जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में GST नंबर लिया हुआ है उसे एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल करना पड़ता है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 30 अप्रैल होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका GSTR 5। GSTR 5 अब ये क्या है, ये रिटर्न उस व्यापारी के लिए है जो NRTP मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। ऐसा व्यापारी जो कभी कभी यहाँ आकर बिजनेस करता है और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं है। तो वो यहाँ आता है और इंडिया से बाहर से माल को इंपोर्ट करता है और बेचता है और चला जाता है। यानी कि वो कभी कभी साल में आता है, बिजनेस करता है और यहाँ से चला जाता है। वो गुड या सर्विस दोनों को सेल कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन।
GSTR 5 रिटर्न को उसे मंथली फाइल करना होता है और उसे एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो साल में एक बार आए या 2 बार आए, उसे उसी मंथ का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको जो फॉर्म दिया है वो GSTR 5 है। इसकी ड्यू डेट 20 मार्च होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे GSTR 6। अब आपका आता है GSTR 6। यह रिटर्न उस कंपनी के लिए होती है जो ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के कैटेगरी में आती है। ISD किसे कहते हैं? ISD वह कंपनी होती है जिसकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं और एक ही पैन नंबर पर उसकी प्रत्येक ब्रांच का GST नंबर होता है। तो क्या कहलाता है? ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसकी ड्यू डेट क्या होती है? 13th मंथ। अब बात करेंगे GSTR 7। अब इसके बाद आपका नंबर आता है GSTR 7। अब GSTR 7 किसके लिए है? एवरी पर्सन या रजिस्टर्ड डीलर हु डिडक्ट TDS अंडर GST, यानी कि कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन या डीलर जो कि एलिजिबल है TDS काटने के लिए। किसके अंडर? GST के अंडर। आपको पता है TDS आपका इनकम टैक्स के अंडर भी होता है, लेकिन ये जो TDS है अंडर GST है। अगर कोई इसके लिए एलिजिबल है, वो किसका TDS काटता है? अंडर GST, तो उसे GSTR 7 फाइल करना पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हु विल डिडक्ट TDS अंडर GST? बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट बॉडी। कौन? जो कि स्टेट है, सेंट्रल है या म्युनिसिपैलिटी है। एनी पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन या कंपनी जो कि नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है, वो ही किसी भी पर्सन का या किसी व्यापारी का TDS काट सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर TDS डिडक्शन। ये जो आपका TDS काटा जाता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर के इंग्लिश में ही काटा जाता है और उसका बिल अमाउंट जो है वो 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। मतलब आपका एक बिल का जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से कम है तो उसका TDS नहीं काटेगा। यह TDS का जो रेट होता है वो 2% होता है और जो भी डिडक्टी होगा यानी कि इसका TDS काटा जाएगा उसे ऑटोमेटिक कहाँ दिखेगा? GSTR 7A में। कहाँ? तो वो अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं GSTR 8। ये किसके लिए होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। और आपको पता है ई कॉमर्स ऑपरेटर किसे कहते हैं? जो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड या सर्विस को सेल या परचेज करते हैं। वो सेलर जो परचेजर या किसी प्लेटफॉर्म पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो एक्सेट्रा। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के कैटेगरी में आता है तो उसको GSTR 8 रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट 10th ऑफ एवरी मंथ होती है। अब हम बात करेंगे GSTR 9। GSTR 9 मतलब जिसके पास नॉर्मल स्कीम का GST नंबर लिए हुए है, वो उसको एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। जो नॉर्मल स्कीम में डीलर होता है उसे एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करना होता है, जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है। GSTR 9 उसके लिए ऑप्शनल है जिन डीलर की टर्नओवर अप टू 2 करोड़ होती है। इट्स इज कंसोलिडेशन ऑफ ऑल मंथली क्वार्टरली रिटर्न्स GSTR 1, GSTR 2A and GSTR 3B filed during the financial year. GSTR 9 is required to be filed by all taxpayer registered under GST. अब हम बात करेंगे GSTR 9C। ये किसके लिए होता है? नॉर्मल स्कीम का GST नंबर लिए हुए है और अगर वो GST के ऑडिट में आता है। आपको पता है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो आपका GST का यानी कि सेल टैक्स का भी ऑडिट होगा। जो ऑडिट होगा उस ऑडिट की रिपोर्ट GSTR 9C में जाएगी। GSTR 9 और GSTR 9C दोनों ही
नॉर्मल स्कीम के नंबर के लिए होती है। अब हम बात करेंगे GSTR 10 की। अब आपका आता है GSTR 10। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ कैंसिल्ड और सरेंडर हिज रजिस्ट्रेशन। अगर किसी के GST का नंबर लिया हुआ है और वो उसे कैंसिल करवाता है या सरेंडर करता है तो उसे GSTR 10 रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर वो GSTR नंबर कैंसिल सरेंडर करता है तो सरेंडर या कैंसिल करने के 3 मंथ के अंदर यानी कि 90 डेज के अंदर उसे GSTR 10 को अपलोड करना पड़ेगा। बाद में ही उसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सरेंडर होगा। अब हम बात करते हैं GSTR 11। GSTR 11 अब ये क्या होती है? GSTR 11 उन लोगों को फाइल करनी होती है जिन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है। मतलब GSTR 11 is a return to be filed by a person who have been issued a unique identification number in order to get refund under GST for goods and service purchased by them in India। मतलब ऐसा पर्सन जिनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशू हुआ होता है उन पे जो GST की टैक्स की एबिलिटी है वो नहीं उन पे GST नहीं लगता है, तो वो उस केस में उस पर्सन को GSTR 11 फाइल करना होता है। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।